सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में रोजगार वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक सुशील सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, आज सुर्खियों में बात उस बदलाव की जिसने भारत को रोजगार के मानचित्र पर एक नई पहचान दी है। पिछले कुछ सालों में देश में नौकरी और रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि हुई है और आज इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। शिशिर जी, अगर हम पिछले 5-6 साल के आंकड़ों पर देखें तो रोजगार के आंकड़ों में काफी बदलाव आया है। किन क्षेत्रों ने सबसे ज्यादा योगदान किया है उसमें और लोगों की जिंदगी पर कैसा असर दिख रहा है? देखिए, बीते कुछ वर्षों में जैसा कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, लगभग 53-54%। और पहले ये धारणा थी कि रोजगार के ज्यादा मौके विनिर्माण के क्षेत्र में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में बनता है या उद्योग में बनता है। अब सेवा क्षेत्र में भी कई तरह के रोजगार के मौके बन रहे हैं। हम जिसको कहते हैं नवाचार है, वहां पर भी काफी ज्यादा है। स्टार्टअप्स हो रहे हैं, वो काफी ज्यादा रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। और जैसे हम जिसको कहते हैं ना गिग वर्कर्स, यानी कि अस्थायी तौर पर जो काम करने वाले हैं, जो आपके हमारे घरों में जो सामान पहुंचाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट से हो या इवन आप देखेंगे कि सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एसी की सफाई करवानी हो तो उसके लिए भी स्पेशलाइज्ड आपके पास पर्सन मौजूद है। तो एक बड़ा परिवर्तन जो हम लोग देख रहे हैं कि सेवा क्षेत्र में भी जॉब मल्टीप्लायर की सिचुएशन देखने को मिल रही है, यानी कि जहां पर एक रोजगार है वो 4 और रोजगार के मौके दे रहा है। दूसरी तरफ अगर विनिर्माण की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या उद्योग की बात करें, जहां कहीं भी नए उद्योग लगते हैं वहां पर आप समझ लीजिए कि वो सेवा क्षेत्र के लिए एक मौका तैयार करता है। जैसे आप मान लीजिए कि श्रमिकों को कार्यस्थल पे ले आना है या फिर कच्चा माल रेलवे के यार्ड से या बंदरगाह से आपको लेकर के आना है या तैयार सामान आपको बाजार तक पहुंचाना है। एक नई संख्या मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है वो ये बताते हैं कि सितंबर के महीने में ही अकेले 23,000 से ज्यादा नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और ये तो केवल हम औपचारिक क्षेत्र की बात करें, फॉर्मलाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। तो इन सारे घटनाक्रम को अगर आप ध्यान में रखें, उनके परिप्रेक्ष्य में देखें, तो रोजगार के मौके काफी बन रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी तक असंगठित क्षेत्र में थे वो भी संगठित क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सरकारी जो योजनाएं हैं या फिर जो जीएसटी की व्यवस्था का जो फायदा है या बड़े उद्योगों के साथ काम करने का मौका है, वो संगठित क्षेत्र में आने से आपको मिलता है। तो इसकी वजह से रोजगार का परिदृश्य जो है वो आपको और बेहतर होता हुआ दिख रहा है। और चलिए अब जरा महिलाओं की बढ़ती हुई भागीदारी पर चर्चा करें कि महिला कार्यबल भागीदारी में जो वृद्धि हुई है वो आपके हिसाब से कितनी बड़ी छलांग है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में आधा योगदान महिलाओं का भी है। आधी आबादी की हम लोग बात करते हैं और आधी आबादी कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। आप देखेंगे कि इसमें जो ज्यादा संख्या बल बढ़ी है वो ग्रामीण इलाके में बढ़ी है और ग्रामीण इलाके में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो महिलाएं करती हैं। और एक ये भी देखने को मिला है कि ग्रामीण इलाके में जो पुरुषों का पलायन काफी ज्यादा हो जाता है रोजगार के लिए, काम के लिए, वो शहरों में या छोटे शहरों में आ जाते हैं, वहां पर बाकी सारा काम महिलाओं के ऊपर आ जाता है। तो एक तरफ ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो कार्यबल में भागीदारी है वो पहले भी ज्यादा थी और बढ़ी है। और दूसरी तरफ जो शहरी इलाके हैं जहां पर कई तरह के जो काम होते थे वो कहते थे कि वो महिलाएं कर ही नहीं सकती हैं, जैसे दुकानों में काम करने की बात है। आपने देखा होगा कि कई राज्यों ने देर तक काम करने की सुविधा दी और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा यानी कि उनको कार्यस्थल से निवास स्थल तक पहुंचाने के लिए का क्या कुछ इंतजाम हो सकता है। ये कुछ ऐसे कारण है जिसकी वजह से आप महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ती हुई देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैंने शुरू में कहा था कि सेवा क्षेत्र में जहां पर एक तरीके से कहा जाए कि फील्ड एरिया आपको कम कवर करना है, उन जगहों पर भी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाने लगी है। तो ये ऐसे कारण है जिसकी वजह से कार्यबल में आप महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ते हुए देख रहे हैं। और जो आंकड़े अभी आए हैं पिछले दिनों, उसमें ईपीएफओ में ढेर सारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं। इसका मतलब है कि संगठित क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है, पेंशन और बीमा जैसी सुरक्षा का विस्तार हुआ है। तो देश के पूरे रोजगार के परिदृश्य के लिए इनका क्या अर्थ है?
जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का कानून है वो ये कहता है कि अगर आपके यहाँ 20 से ज्यादा कामगार हैं तो आपको अनिवार्य तौर पर करवाना होगा। 20 से अगर कम है तो आपके लिए वो स्वैच्छिक हो जाता है। अभी की स्थिति में क्या है कि संगठित क्षेत्र में आने की क्या कुछ आपके लिए कारोबारी सुगमता है, जो ईज ऑफ डूइंग हम लोग बिजनेस कहते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि सरकार की किसी योजना का फायदा उठाना है, आप पंजीकरण कराते हैं, आपके यहाँ कर्मचारियों की संख्या मान लीजिए कि 20 है, 25 है, तो आप वहां पर ईपीएफओ में आ जाते हैं। 20 से कम भी है, ईपीएफओ में आने के बाद आपको ये फायदा हो जाता है कि सरकार की कुछ योजनाएं ऐसे हैं जिसमें ईपीएफओ का भी कंट्रीब्यूशन समय समय पर सरकार की ओर से दिया जाता है। तो उन सब कारणों से ईपीएफओ या ईएसआई, जिसको हम लोग एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं, जहां पर 15,000 रुपए की वेतन की सीमा है, वहां पर संख्या इसलिए बढ़ी है क्योंकि सरकारी जो सुगमता है, सरकारी जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं का फायदा तभी मिल पाएगा जब आप औपचारीकरण की तरफ होंगे। तो ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब उद्यमिता में भी इस बात को महसूस किया जाने लगा है कि हम अगर बिना किसी पंजीकरण के कार्य करते हैं, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं, तो कई सारी सुविधाएं जो हमको मिल सकती है वो नहीं मिलती है। अब इसी वजह से आप यहां पर संख्या बढ़ती हुई देख रहे हैं, चाहे वो ईपीएफओ का। भले ही आप ये भी एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए 40 लाख रुपए और 20 लाख रुपए की सीमा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी संख्या में वो लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 40 लाख या 20 लाख रुपए से कम है। तो यहां पर आने की एक बड़ी वजह यह होती है कि आप संगठित क्षेत्र से मिलने वाले फायदे का जो है वो आप उसका लाभ उठा सकते। तो ये तो हम समझ गए कि बेरोजगारी में कमी आई है, लेकिन इसमें सरकारी नीतियों, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च की क्या भूमिका रही है, और क्या ये जो कमी आई है ये सस्टेन रहेगी? अगर मैं सड़क निर्माण की बात करूं, ये एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर रोजगार के काफी मौके पैदा होते हैं। आप देखेंगे कि बीते कुछ समय में हमारे देश में सड़क निर्माण पे काफी जोर दिया गया है। अगर आप पिछले 10 कैबिनेट की मीटिंग के फैसलों पे आप देखेंगे तो उसमें से हर बैठक में कम से कम एक परियोजना जो वो सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है। तो सड़क निर्माण की बात करें, रेलवे के जो है वो दोहरीकरण की बात करें या नए पटरियों के बिछाने की बात करें, उन सब जगहों पर अस्थायी रोजगार बनता है, ये हकीकत है। लेकिन जहां पे सड़क बन जाता है तो दोनों तरफ बसावट बनते हैं और वो बसावट में औद्योगिक विकास की संभावनाएं बनती हैं। हमने कई ऐसे क्षेत्र देखे हैं जहां पर सड़कें बनी तो वहां पर छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयां भी आई हैं और उनकी वजह से रोजगार के मौके बने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये बनी रहेंगी रफ्तार, क्योंकि जितनी हमारी आबादी है, 65% हम आबादी कहते हैं जो 35 वर्ष से कम उम्र की है, हम लोग कहते हैं जनसांख्यिकी लाभांश है, लेकिन इस लाभांश का लाभ तभी मिल सकता है जब उनके लिए रोजगार के मौके बने। और अभी एक बड़ी चुनौती ये है कि हम इस रफ्तार को कैसे, चाहे वो सड़क निर्माण की बात करें, रेलवे के परियोजनाओं की बात करें, बंदरगाह की परियोजनाओं की बात करें, उन परियोजनाओं में जहां पर अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह की नौकरियों के मौके बनते हैं, उसकी रफ्तार कैसे बनाई रखी जाए। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको सैचुरेशन दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद फिर एक नए सिरे से रफ्तार, क्योंकि उसमें फिर आपको रख रखाव के लिए आदमी चाहिए होंगे, तो वो वहां पर फिर रोजगार के एक अलग मौके बनेंगे। लेकिन इन सभी में जो महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है वो होता है स्किलिंग, कौशल्य। वो है कि नहीं, तभी इसका फायदा उठा सकते। जी, इसी पर आगे बात करते हैं। जैसे अभी पहले भी आपने सेवा क्षेत्र की बात की थी, उस पर काफी काम हुआ है, और स्किल इंडिया और रोजगार मेलों ने युवाओं के लिए किस तरह के रास्ते खोले हैं? आज के दिन में बाजार सबसे बड़ी आपसे मांग क्या करता है कि आप हमारी जरूरत को पूरा करें। हमेशा से ये शिकायत रही है कि जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं वो शायद बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो वहीं पे भूमिका आ जाती है कौशल्य की, स्किलिंग की। और कौशल्य की ही नहीं, आपको वहां पर देखना है कि जो आपके अंदर कौशल्य है उसको आप समय समय पर अपडेट कैसे करते हैं। जैसे आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल फोन आपके हाथ में होता है, तो समय समय पर आपसे सॉफ्टवेयर की डिमांड की जाती है, आप उसको अपडेट करें। तो हमारी स्किलिंग जो है वो तो महत्वपूर्ण है ही, अप स्किलिंग, री स्किलिंग कितनी होती है। और हमारी जो योजनाएं हैं स्किल इंडिया के तहत, उसमें इस बात पर जोर है कि पहले आपको हम बाजार की जरूरतों के हिसाब से तैयार करें, फिर जरूरतों में जो कुछ भी बदलाव होता है उसके हिसाब से आपको तैयार करें। लेकिन ये उस युवा शक्ति, उस श्रम शक्ति पर निर्भर करता है कि वो उस अप स्किलिंग और रीस्किलिंग का फायदा कैसे उठाता है। योजनाएं बहुत हैं, जरूरत इस बात की है कि जो कोई भी युवा है वो उन योजनाओं में अपने आप को शामिल करें, अपने आप को तैयार करें, तो बाजार में उनके लिए काम के मौके कभी कम नहीं होंगे।
तो शिशिर जी, जैसे हम देख रहे हैं गांव बनाम शहर या खेत से क्लाउड तक या कृषि और ग्रामीण रोजगार में स्थिरता, शहरों में टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, गिग इकोनॉमी का विस्तार, ये सारी बातें हैं। इन सब के बीच एक अनोखा संतुलन पैदा होता हुआ दिख रहा है। शायद जिसको कहते हैं कि सब कुछ कंसोलिडेट होकर एक कहीं स्थिर हो रहा है। क्या ये संतुलन इतना समावेशी हो सकेगा कि सबको अपने साथ लेकर चल सके? हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं गिग वर्कर की। हम लोग आज के समय में त्योहारों का मौसम है, बहुत सारे सामान की खरीदारी करते हैं। हमारे में से एक चलन बन गया है कि हमको ऑनलाइन खरीदारी करनी है, लेकिन सामान कहाँ बनता है ये महत्वपूर्ण है। तो अगर गिग वर्कर्स ज्यादा सामान आपके घर पे मुहैया करा रहे हैं तो वो जो सामान बन रहा है वहां पर भी तो उत्पादन की क्षमता विकसित हो रही है। जहां पर उत्पादन की क्षमता विकसित हो रही है वहां पे आपको कामगार चाहिए जो उत्पादन की प्रक्रिया को चला सके। जब कामगार आएंगे उनको रोजगार मिलेगा तो उनके हाथ में पैसा आएगा। अर्थशास्त्र में इसको हम लोग सूचक्र कहते हैं, जिसको वर्चुअस साइकिल कहते हैं। और जो आपने सवाल पूछा था कि समावेशी और इन सब के बीच में संतुलन कैसे बिठाया जाए, संतुलन इस तरीके से होता है कि हर कोई एक दूसरे पर कैसे निर्भर है और हर कोई एक दूसरे की जरूरत कैसे पूरी कर सकता है। तो अगर अस्थायी कामगार सामान मुहैया करा रहे हैं, सेवाएं मुहैया करा रहे हैं, तो उनका बैकएंड ऑपरेशन किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, हमको ये भी ध्यान में रखना है कि पहले जब गांव से शहरों में पलायन होता था तो आमतौर पे कहते थे कि वो फैक्ट्री में काम करेगा, लेकिन अब उसमें से एक आबादी ऐसी है जो ग्रामीण इलाके में जो कृषि आधारित उद्योग हैं, स्टार्टअप्स हैं। आप कई ग्रामीण इलाकों में जाएं, वहां पर स्टार्टअप्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई छोटे छोटे कस्बों में हमने देखा कि फूड एप्स जो हैं वो एक इनोवेटिव वे में काम कर रहे हैं। ये नहीं कि जो पारंपरिक शहरों में आप देखते हैं वहां पर ये कि आपको कस्टमाइजेशन और कैसे हम बेहतर कर सके, आपकी सेवा कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए वो काफी आसान है क्योंकि उनका जियोग्राफी छोटा है। तो एक संतुलन इस तरीके से बन रहा है कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। एक को जरूरत काम की और दूसरे की जरूरत जो है वो काम के लिए सामान और सेवाओं का मुहैया कराना है। इसी आधार पर आपके लिए संतुलन बनाना संभव हो पाता है। विकसित भारत की दृष्टि के साथ जो प्रोजेक्ट्स और मिशन चल रहे हैं वे कैसे रोजगार सृजन की नई धारा बन रहे हैं, खासकर निर्माण, हरित ऊर्जा और एमएसएमई के लिए? आज के दिन में हमारे लिए एमएसएमई सबसे महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि बड़े उद्योग का लगना एक समय लगता है, लेकिन छोटे सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म जिसको हम लोग टाइनी कहते हैं, उन उद्योगों को लगाना आसान होता है। उन उद्योगों को चलाना जो है वो आपके लिए आसान होता है बड़े उद्योगों के मुकाबले में। तो अभी के समय में सिर्फ हम ये सोचें कि हमने एक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए 5 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हमको हासिल करना है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाए वो काफी नहीं है, बल्कि उन वस्तुओं और सेवाओं को तैयार करने वाले, मुहैया कराने वाले के हाथ में कितना पैसा आता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहां पर आपके लिए विकसित भारत की जो संकल्पना है वो तभी पूरी हो सकती है जब इन क्षेत्रों में काम करने वालों को आप समुचित पारिश्रमिक दे सकें, और चाहे वो एमएसएमई के जरिए संभव हो, कृषि आधारित उद्योगों के जरिए संभव हो सके, या फिर जो बड़े उद्योग हैं उनके साथ जो अनुषंगी इकाइयां हैं जिसको एंसिलरी यूनिट्स कहते हैं उनके जरिए संभव हो सके। तो एक समग्र विकास चाहिए, तभी जाकर के आपके लिए विकसित भारत की जो अवधारणा है वो मजबूत हो सके। जी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की बढ़त किन कौशलों, किन सेक्टरों और किन नीतियों पर टिकी रहेगी? हमारे लिए आज के दिन में सूचना प्रौद्योगिकी में हम काफी आगे हैं और दुनिया की कई जो शीर्ष कंपनियां हैं उन कंपनियों में आप देखते हैं शीर्ष नेतृत्व भारतीयों के हाथ में है। तो एक तरफ हमको आईटी में अपने आप को अप स्किलिंग, रीस्किलिंग पे जोर देना है, और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा जो सर्विसेज सेक्टर की दूसरे सेक्टर्स की डिमांड, जैसे होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी है, दुनिया के कई देशों में काफी मांग है, क्या हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि नहीं। तो सर्विसेज में हमारे पास बहुत ज्यादा गुंजाइश है, वो उसमें अगर हम अपने आप को ज्यादा तैयार कर सकें तो वैश्विक जो परिस्थितियों में हमारे लिए मौके उपलब्ध होते हैं हम उनका दोहन कर पाएंगे। आज की बातचीत से साफ है कि भारत की रोजगार यात्रा सिर्फ आंकड़ों की बातें नहीं बल्कि अवसर, कौशल और भरोसे की भी कहानी है। शिशिर जी, सुर्खियों में आने और अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में रोजगार वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com।
NarendraModiApp.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में